नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और मेरी सहयोगी गीता मोहन। हम दोनों इंतजार कर रहे हैं, 9 बज गए हैं और जिस ऐतिहासिक इंटरव्यू का आप इंतजार कर रहे हैं इसमें थोड़ी सी, चूंकि राष्ट्रपति पुतिन की व्यस्तता चल रही है तो थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन ये दिन हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के पहले इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का सबसे बड़ा ये धमाकेदार इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर वो क्या सोचते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात को लेकर वो क्या सोचते हैं, भारत और रूस के रिश्ते कैसे आगे बढ़ेंगे, इन सब पर हम उनसे सवाल बस कुछ ही देर में डालने वाले हैं। That's right. We are here at the Ekaterina Hall, and that's the hot seat. We promised you an interview, and the biggest interview not just of the year, but maybe of years. And this interview is going to happen no matter what. We promised 9 p.m. and there is a delay because President Putin is occupied with very important meetings yesterday and today. We'll talk about that when he comes to that hot seat. Stay tuned, keep watching, don't miss the biggest interview of the year. Stay tuned to Aaj Tak and India Today. अब से ठीक 20 घंटे बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में होंगे। उनका 30 घंटे का यह दौरा बेहद खास होने वाला है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए पुतिन हिंदुस्तान के मेहमान बनने वाले हैं और भारत पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपना एजेंडा दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आयात, व्यापार और दोनों देशों के आर्थिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा होगी। यूक्रेन युद्ध के बाद यह पहली बार है जब पुतिन भारत में होंगे और इस दौरान भारत और रशिया के बीच 23वां शिखर सम्मेलन होगा। इससे ठीक पहले पुतिन ने भारत और चीन को अपना सबसे बड़ा साझेदार बताया और साथ ही यूरोप को बेहद कड़े शब्दों में अपना संदेश स्पष्ट कर दिया और कहा कि अगर यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो वो तैयार है। उन्होंने कहा कि यूरोप का शांति का कोई इरादा नहीं है बल्कि वो युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये मुलाकात इस साल की सबसे बड़ी मुलाकात होने वाली है। इस साल पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल चुके हैं और अब साल के अंत में वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आ रहे हैं। ये मुलाकात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब अमेरिका और यूरोप के देश पुतिन की इस यात्रा से चिढ़े हुए हैं। साथ ही भारत पर दबाव बनाने की हर तरह से कोशिशें हुई, लेकिन भारत ने पुतिन को भारत बुलाकर पश्चिमी देशों के दबाव और धमकियों का जवाब देते हुए एक कड़ा संदेश दे दिया है कि भारत अपने फैसले अपनी मर्जी से लेगा। वो न पहले झुका है और न अब झुकेगा। भारत के करीब 30 घंटे के दौरे में पुतिन गुरुवार शाम में दिल्ली पहुंचेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी उनकी मेजबानी करेंगे। भारत आने के बाद उनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्राइवेट डिनर का कार्यक्रम है और अगली सुबह उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। वो राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे और दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। इस शिखर सम्मेलन में S-400 के अलावा छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर की डील पर मुहर लग सकती है, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। आज आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका के दबाव और तमाम कोशिशों के बाद भी भारत ने रशिया से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है। यहां तक कि नवंबर के आखिरी 15 दिनों में रशिया से कच्चे तेल की खरीद में इजाफा हुआ है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत दौरे से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना एजेंडा पूरी तरह से साफ कर दिया है। उन्होंने भारत और चीन को रशिया का सबसे बड़ा साझेदार बताया है, जबकि अमेरिका और यूरोप के लिए ये कहा है कि वो युद्ध को भड़काना चाहते हैं और अगर यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो रशिया भी इसके लिए तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान के बाद दुनिया में फिर से ट्रोइका की चर्चा शुरू हो गई है। रशिया में ट्रोइका का मतलब ऐसे 3 घोड़ों से होता है जो रफ्तार, ताकत और संतुलन का प्रतीक माने जाते हैं और राष्ट्रपति पुतिन इस ट्रोइका में रशिया, भारत और चीन को एक साथ रखना चाहते हैं। इनमें भी रशिया और भारत की दोस्ती 7 दशक से ज्यादा पुरानी है और इस दोस्ती ने एक साथ कई तूफानों का सामना किया है और आज भी ये दोस्ती उसी मजबूती के साथ बरकरार है।
बड़ी बात यह है कि भारत की रशिया के साथ दोस्ती किसी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आने से पहले अपना एजेंडा साफ कर दिया है और वो इस बार खुलकर यूरोप को निशाने पर ले रहे हैं और उनके भारत दौरे से पहले यूरोप और रशिया के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब यह भी है कि राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना यूरोप के देशों को परेशान कर सकता है और अब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात से वैश्विक राजनीति का माहौल काफी गर्माने वाला है। भारत दौरे पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का एजेंडा क्या रहेगा, ये पूरी तरह स्पष्ट कर चुके हैं। एक तरफ यूरोप का दबाव है तो दूसरी तरफ भारत की दोस्ती। दोनों को लेकर पुतिन की क्या नीति और नजरिया रहेगा, ये उन्होंने बता दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी मीटिंग को लेकर कहा कि इसमें भारत के साथ आयात, व्यापार और आर्थिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा होगी। पुतिन ने साफ किया कि रशिया अपनी स्वतंत्र आर्थिक नीति पर काम करता रहेगा, जिसमें रशिया के हित को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 3 साल में भारत और चीन के साथ रशिया के व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну. इस दौरान पुतिन ने यूरोप को जमकर खरी खोटी सुनाई और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो रशिया भी तैयार है। उन्होंने कहा कि यूरोप के देशों की शांति की कोई योजना नहीं है, वो सिर्फ युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। Воевать с Европой я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, ну, понятно, да? Это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем. पुतिन ने कहा कि आज दुनिया भारी उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। इसकी वजह कुछ ऐसे देश हैं जो अपने एकाधिकार वाले दबदबे का इस्तेमाल करके दूसरों पर दबाव डाल रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई उनसे प्रतिस्पर्धा ना कर पाए। वो दुनिया में मुकाबला ही खत्म करना चाहते हैं। उनका इशारा पश्चिमी देशों की तरफ था। साथ ही कहा कि वो इन कोशिशों में नाकाम हो रहे हैं और आगे भी नाकाम होते रहेंगे। Второе. Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции. Ну, самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством. एक तरफ पुतिन यूरोप को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर यूरोप रशिया के साथ युद्ध में उलझता है तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को एक गड़बड़ बताया और कहा कि इस संघर्ष को सुलझाना आसान नहीं है। I've settled 8 wars. This would be the 9th, and our people are over in Russia right now to see if we can get it settled. Not an easy situation. Let me tell you, what a mess. It's a war that never would have happened if I were president. Not even a chance. And it didn't happen for 4 years. कुल मिलाकर पुतिन का भारत दौरे को लेकर एजेंडा साफ है। जब दुनिया में हलचल मची है और पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं और अब उनका भारत दौरा यूरोप को और परेशान कर सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली बार है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले साल 2023 में जब भारत में G20 समिट का आयोजन हुआ था, तब राष्ट्रपति पुतिन भारत नहीं आए थे और उन्होंने यूरोप के देशों के साथ मंच साझा करने से दूरी बनाई थी। लेकिन इस बार राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा बेहद खास होगा। आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें हमने ये बताया है कि 4 से 5 दिसंबर के बीच राष्ट्रपति पुतिन करीब 30 घंटों के लिए भारत में रहेंगे और इस दौरान डील, दोस्ती और डिनर डिप्लोमेसी पर पूरा जोर रहेगा। देखिए।
गुरुवार शाम को पुतिन भारत दौरे पर होंगे। वो यहाँ करीब 30 घंटे रुकेंगे। फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद से ये उनकी पहली भारत यात्रा है। ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है, जिसमें भारत और रूस का 23वां शिखर सम्मेलन होगा। इस युद्ध में द्विपक्षीय वार्ता, व्यापारिक चर्चा और समझौते होंगे। इसमें मुख्य फोकस S-400 सिस्टम और सुखोई 57 लड़ाकू विमान, तेल निर्यात जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। गुरुवार को शाम करीब 6 बजे पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर उनकी मेजबानी करेंगे और यहाँ पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आयोजित प्राइवेट डिनर में शामिल होंगे और यहाँ अनौपचारिक चर्चा पर फोकस रहेगा। अगले दिन यानी शुक्रवार को सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा और उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होगी। यहाँ पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसमें तीनों सेनाओं की टुकड़ियां शामिल रहेंगी। यहाँ से 10 बजे पुतिन राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सुबह 11 बजे वो दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहां भारत और रशिया के बीच 23वां शिखर सम्मेलन होगा और राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और संयुक्त घोषणा पत्र जारी होगा। यहाँ कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके बाद रूस के प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत के उद्योगपतियों की बैठक होगी, जिसमें ऊर्जा और रक्षा निर्यात पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन भारत मंडपम में भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। शाम लगभग 7 बजे राष्ट्रपति पुतिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में शामिल होंगे, जहां अनौपचारिक बातचीत होगी। इसके बाद रात करीब 10 बजे राष्ट्रपति पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन की संपत्ति को लेकर भी कई तरह के दावे किए जाते हैं और ये माना जाता है कि उनके पास 700 से ज्यादा गाड़ियां हैं और ब्लैक सी में अंडरग्राउंड एक ऐसी गुफा है जहां राष्ट्रपति पुतिन के अलावा कोई और नहीं जा सकता। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, उसे आप हमारी इस रिपोर्ट से जान पाएंगे। पुतिन एक रहस्यमयी व्यक्ति हैं। उनसे जुड़ी हर बात एक पहेली की तरह है। सच ये है कि उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी जितनी भी बातें दुनिया को मालूम है, वो उनकी असल जिंदगी का 10% भी नहीं है। अगर हम अकेले उनकी संपत्ति की ही बात करें तो क्रेमलिन कहता है कि व्लादिमीर पुतिन को रशिया के राष्ट्रपति के तौर पर सालाना 1 करोड़ 26 लाख रुपए मिलते हैं। उनके पास 1600 स्क्वायर फीट और 800 स्क्वायर फीट के 2 अपार्टमेंट हैं और 3 गाड़ियां हैं। लेकिन एक अमेरिकी निवेशक बिल ब्राउडर ने साल 2017 में दावा किया था कि पुतिन के पास $200 बिलियन यानी 17,64,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बिल ब्राउडर एक समय में रशिया के सबसे बड़े विदेशी निवेशक थे। साल 2017 में किए गए उनके दावे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इस दावे के बाद व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का सबसे अमीर राजनेता कहा गया, क्योंकि इस दावे ने मौजूदा वक्त में व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया है। पुतिन की संपत्ति को लेकर सिर्फ यही एक दावा नहीं है। स्वीडन के अर्थशास्त्री और रशियाज क्रोनी कैपिटलिज्म के लेखक एंडर्स एस्लर्ड का दावा है कि पुतिन की संपत्ति करीब 11,47,000 करोड़ रुपए है और उन्होंने अपनी संपत्ति अपने परिवार, दोस्तों, बॉडीगार्ड्स और कुछ अन्य भरोसेमंद लोगों के हवाले की हुई है। साल 2022 में ब्रिटेन सरकार ने अपनी एक प्रेस रिलीज में दावा किया था 6700 करोड़ रुपए की एक याट और 8500 करोड़ रुपए का एक बंगला, जिसका नाम पुतिन्स पैलेस है, वो पुतिन के ही एक करीबी आर्केडी रोटेनबर्ग के नाम पर है। ब्रिटेन सरकार ने इस प्रेस रिलीज में ये भी बताया था कि पुतिन अपने परिवार, दोस्तों और कुछ खास लोगों पर ही भरोसा करते हैं। इसीलिए पुतिन के पास जो संपत्ति है वो उन्होंने करीबी लोगों के नाम पर ही ली है। पुतिन की संपत्ति को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। पिछले साल एक अमेरिकी मैगजीन फॉर्च्यून ने भी व्लादिमीर पुतिन के लग्जरी शौक और उनकी संपत्ति को लेकर कई दावे किए थे। पुतिन के पास महंगी घड़ियों का कलेक्शन है। पुतिन के पास जर्मन ब्रांड अलांगा एंड जोन की एक घड़ी है, जिसकी कीमत है 4.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा उनके पास फ्रेंच ब्रांड FP जोन की एक घड़ी है, जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। वो स्विस ब्रांड पाटेक फिलिप की परपेचुअल कैलेंडर वॉच भी पहनते हैं, जिसकी कीमत है 54 लाख रुपए। पुतिन लग्जरी घड़ियों के ही शौकीन नहीं है, उनके पास ब्लैक सी के किनारे एक बड़ा बंगला भी है।
ब्लैक सी के किनारे पुतिन का 1,90,000 स्क्वायर फीट में फैला बंगला है, जिसकी कीमत 12,348 करोड़ रुपए है। इसे पुतिन्स कंट्री कॉटेज कहा जाता है और इसे रशिया के सबसे बड़े घरों में शुमार किया जाता है। इस बंगले के रख रखाव का खर्च ही करीब 18 करोड़ रुपए सालाना है और यहाँ 40 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसमें एक स्विमिंग पूल है। इसके अलावा मेहमानों के लिए 27,000 स्क्वायर फीट में फैला गेस्ट हाउस है। इसमें म्यूजिक पार्लर, आइस हॉकी रिंग, लास वेगस स्टाइल का कैसीनो और एक नाइट क्लब भी है। इस बंगले के अलावा पुतिन के पास 19 घर, 700 गाड़ियां, 58 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हैं। हालांकि पुतिन की संपत्ति को लेकर कभी भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अलग अलग सोर्सेज से मिली जानकारी के आधार पर कई लोगों ने अपने अपने दावे किए हैं। राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने से पहले उनकी सिक्योरिटी की काफी चर्चा हो रही है और कई रिपोर्ट्स में यह दावा है कि राष्ट्रपति पुतिन जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनका बॉडी डबल यानी उनका हमशक्ल उनके साथ रहता है। और ऐसे कई और दावे हैं जो राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा को लेकर किए जाते हैं, लेकिन इन सभी बातों में कितना सच है और राष्ट्रपति पुतिन का सुरक्षा घेरा कैसे होता है, उसे आप हमारी इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि व्लादिमीर पुतिन जब राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात में जाते हैं तो उनसे मिलने की कोशिश करने वाला कोई अनचाहा मेहमान उनके पास तक नहीं पहुंच पाता, फिर चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति की सुरक्षा एक ऐसा काम है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए पुतिन की सुरक्षा अलग अलग लेयर्स में की जाती है और हर लेयर में अलग अलग कमांडोज की टीम होती है जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर में रशियन आर्मी के सबसे खतरनाक कमांडो तैनात होते हैं। इस इलीट कमांडो टीम को एफएसओ यानी फेडरल नूया स्लूजबा ओखरानी कहते हैं। एफएसओ कमांडो स्नाइपर हमले से बचाने में माहिर होते हैं। इसके अलावा इन्हें केमिकल और बायोलॉजिकल हमलों से बचने और बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस टीम के कमांडो हर समय पुतिन से केवल 1 से 2 मीटर की दूरी पर रहते हैं। पुतिन के हर दौरे से पहले यही टीम सारी सुरक्षा का जायजा लेती है। इसके बाद बाहरी लेयर में रशिया के सुरक्षा बलों से जुड़े अलग अलग कमांडोज होते हैं। इनमें स्नाइपर टीम्स होती हैं। इसके अलावा सादे कपड़ों में कुछ कमांडोज भीड़ में भी शामिल होते हैं। इसके अलावा पुतिन जिस देश के दौरे पर जाते हैं और उस देश में वो जिन जिन जगहों पर जाते हैं वहां पर रशिया की खुफिया एजेंसी केजीबी की नजर काफी पहले से ही होती है। पुतिन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनके साथ एक पोर्टेबल लैब भी रहती है जहां पुतिन के खाने की टेस्टिंग की जाती है। जिस होटल में पुतिन रुकते हैं वहां का पूरा होटल स्टाफ, शेफ और हाउसकीपिंग टीम रशिया से ही आती है। जिस होटल में पुतिन रुकते हैं उसे कई महीने पहले से ही बुक कर दिया जाता है और रशियन चीजों से लैस कर दिया जाता है। ऐसा दावा भी किया जाता है कि पुतिन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कई बार बॉडी डबल्स यानी उनके डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि रशिया का विदेश मंत्रालय इस तरह की बातों को अफवाह बताता है। भारत में पुतिन की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया गया है। यहाँ पर पुतिन की 7 लेयर्स में सुरक्षा की जाएगी, जिसमें बाहरी सुरक्षा घेरे का जिम्मा भारतीय सुरक्षा बलों के कमांडोज को दिया गया है। इसके अलावा एनएसजी, स्वैट टीम, एंटी टेरर स्क्वाड और क्विक रिएक्शन टीम को भी पुतिन की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। बड़ी बात यह है कि अगर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, तो ये बड़ा अवसर इस वजह से भी है क्योंकि जो भारतीय यहाँ पर रहते हैं वो इस विजिट को कैसे देख रहे हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि रशिया एडिशन करना जरूरी है। इसको आप मॉस्को एडिशन भी कह सकते हैं क्योंकि पूरा शहर हमारे साथ आपके सामने आज रहेगा जब ये खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपकी भी जिंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त होगा जिस पर आप शायद आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कुछ ऐसा ही है भारत और रशिया का रिश्ता, क्योंकि हमेशा मतलब जब जब तूफान हो, कोई चैलेंज हो, इन सब में भारत और रशिया के बीच जो भरोसा है वो खुलकर सामने आता है। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध, जिसके बाद सैंक्शंस लगाया पश्चिमी देशों ने रूस पर और बहुत उसका यहाँ पर असर भी हुआ कुछ दिनों तक, लेकिन उसके बाद ये देश कैसे फाइट बैक करता है। वहीं जब कच्चा तेल हमें सही कीमतों पर मिल रहा था, भारत ने रशिया से खरीदा क्योंकि हम अपने देश का हित सोचेंगे। ऐसे में
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो पश्चिमी देश है वो ये कहने लगे कि आप तो रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं, वही तमाम परेशानियां शुरू होती हैं, क्योंकि उसके बाद ये साफ संदेश दे दिया गया कि भाई हम तो वही करेंगे जो भारत के हित में है। और नेशन फर्स्ट अगर है वाकई एक आइडियोलॉजी, तो ये दोनों देश भी उसमें मेल खाते हैं और यही सोचकर आगे बढ़ते हैं। अब जबकि राष्ट्रपति पुतिन पहुंच रहे हैं, बहुत सारी ऊर्जा में जो हमारा व्यापार है वो तो है ही एक बड़ा मुद्दा एनर्जी का, लेकिन इसी के साथ डिफेंस, क्योंकि आज भी भारत सबसे बड़ा डिफेंस बायर है रशिया का 38% के आसपास। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में क्या होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा था, पहलगांव आतंकी हमले, हाल में हुए दिल्ली आतंकी हमले, जिसके बाद बहुत सारी उम्मीदें मतलब तैयारियां भारत को करनी है और इसीलिए भारत तैयार हो रहा है। तो चाहे वो S-400 हो, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे Su-57 हो जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स है, लड़ाकू विमान है, इन सब पर चर्चा होने वाली है जब व्लादिमीर पुतिन पहुंचेंगे। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से करा देती हूं जो हमारे साथ इस चर्चा में आज मॉस्को से जुड़ रहे हैं। मतलब इससे खूबसूरत क्या नजारा हो सकता है, पूरा मॉस्को शहर यहां से देख रहे हैं और हमारे साथ 4 खास मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ दिवेश कुमार हैं जो कि CEO हैं सेफ फार्मा के, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। हमारे साथ बहुत खास मेहमान वेरा सेमेनोवा जुड़ी हैं जो कि BDMR फार्मा की लार्जेस्ट फार्मा कंपनी जो रशिया की है उससे जुड़ी हुई हैं। वेलकम वेरा। नमस्ते। नमस्ते। एंड राजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि फाउंडर एंड CEO हैं रेमेड ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। हमें तो पता चला आप भोजपुर के हैं, तो बताइए ठीक बानू? हाँ सब ठीक बा और स्वागत बा, पूरा टीम के स्वागत बा रशिया में, काफी खुशी होता है। सोचिए कि रशिया आके मॉस्को में आके आपको भोजपुरी मिलने का मौका मिल जाए, मतलब जीवन ही सफल है। पर ये भारतीय हैं जो हर जगह पर जाकर अपना दमखम बनाते हैं। और आकाशदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्रेसिडेंट हैं इंडियन बिजनेस काउंसिल मॉस्को के। रशिया एडिशन में आपने यहाँ में जो भारतीय रह रहे हैं जिन्होंने काम किया है और एक रशियन भी हमारे साथ हैं, कैसे देखते हैं भारत रूस के रिश्तों को? इन सब पर चर्चा होगी। ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अहम कड़ी है। कई लोग इस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई मोदी के मेहमान पुतिन आ रहे हैं और एक वर्ल्ड ऑर्डर का नया कैलेंडर लेकर आ रहे हैं। राजीव जी क्या आपकी क्या उम्मीदें हैं? अगर व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं नई दिल्ली तो आप क्या चाहते हैं और आप क्या बताएंगे भारतीयों के लिए? यहाँ पर आप कितने साल से यहाँ पर हैं? हम यहाँ पे 34 सालों से हैं। 34 साल से हैं और मुझे मतलब काफी खुशी हो रही है कि आज के डेट में जो भी जितनी परेशानियां हैं यहाँ पे, इसके देखते हुए भी और पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, उसके देखते हुए अगर पुतिन जी इंडिया जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शुरू से अगर आप देख रही हैं कि 67 और 66 से एक यहाँ पे कहावत थी कि हिंदू रूसी भाई भाई। हाँ, इसको लेके अभी आज के डेट में अगर सही में मोदी जी पुतिन जी के भाई बन सकते हैं तो ये हम लोगों के लिए काफी मतलब ऑनर की बात है। और हम चाहते हैं कि जो भी आएगा, क्योंकि बहुत चीजें आज के डेट में जो हम यूरोप के साथ नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्होंने रोक के रखा हुआ है, हमारी मतलब बिजनेस काफी डिस्टर्ब हुई है इसमें देखते हुए भी, जो हम उम्मीद लगाएं कि अगर ये इंडिया से अगर शुरू हो जाए तो हमारे बहुत अच्छे हो। क्या बात है। दिवेश जी आप कुछ बताइए, आप भी सेफ फार्मा चलाते हैं, दवा को लेकर आप काम करते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं? और देखिए हमेशा कहते हैं कि चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो जो अपने आप में 25 साल से यहाँ सत्ता में, उनका एक कैरिज्मेटिक प्रेजेंस इस देश में है, वैसे ही वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में है और कई बार दोनों देशों के रिश्ते में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनका आपसी तालमेल बहुत मैटर करता है। आप उसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। बहुत खुशी की बात है कि हमारा सबसे विश्वासी और सबसे पुराना दोस्त भारत जा रहा है। आपको पता है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान को बांग्लादेश के लेकर के जब वार हुआ था, तो रशिया वाज द ओनली कंट्री जो हमारे साथ हमेशा खड़ा था। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने जो पड़ोसी देशों को जो परास्त किया है उसमें रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हमने।
और विश्वास की जहां तक हम बात करते हैं तो इससे ज्यादा कोई विश्वासी देश नहीं हो सकता है जब आपको मालूम है कि डिफेंस सेक्टर में जब हमने एक तो कोई आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है, आप साथ में मिलके आप बना रहे हैं, बहुत सारे देश से आप खरीदते हैं हथियार, बट आपको एक रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आप इसको आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। बट रशिया एक ऐसा देश है जहां पे आपको ये परमिशन दे रहा है कि आप बनाने के बाद दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स ऑफकोर्स भारत जो है पूरे दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। हमारी टेक्नोलॉजी पूरे, मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतीय हूं और देश सर्वोपरि है। भारत में बना हुआ वैक्सीन, लगभग 65% वैक्सीन पूरे दुनिया में जो इस्तेमाल होता है वो हमारे भारत देश में बनाया जाता है। और भारत की जो फार्मा की टेक्नोलॉजी है वो ला करके हम अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके रशिया में बनाते हैं तो रशियन कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा, क्योंकि भारत हमें डिफेंस में हेल्प कर रही है। मुझे एज ए भारतीय रशिया को हेल्प करना चाहिए फार्मा में। फार्मास्यूटिकल्स $20 बिलियन का मार्केट है रशिया, पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटा है और अभी भी 70% जो है फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस यूरोप और अमेरिका को जा रहा है रशिया में। और ये रूसी सरकार की भी बहुत ही दिली इच्छा है कि भारत सरकार आकर के, भारत के बिजनेसमैन व्यवसायी आकर के और इस सेक्टर में 10 से 20% का योगदान करे ताकि हम दोनों मिलके प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये मेरी उम्मीद है। Before I go to you, Akashdeep ji, I just want to talk to Vera Semenova once. Vera, how do you see this Indo-Russian friendship? Where do you see it heading? And what are your expectations from Russian President Vladimir Putin's visit to India? Okay, let's begin with the fact that after 2022, the relations between Russia and the West significantly deteriorated. It seriously affected its political situation. It's also affected economic situation. Now Russia suffers from economic crisis, and it needs to overcome it. And India is most suitable way to overcome it because it has large-scale markets. Also, Russia pivot to the east is like the answer to the Chinese hegemony in the region because... Interesting perspective. Yeah, please go ahead. Because Russia has to counterbalance Chinese dominance, and India is a good way to do it. So now we have good trade ties with India, primarily in defense and arms sector, but also we want to develop it in IT sector, in agriculture sector, in technology sector, and we continue to develop its ties. अब मैं आकाशदीप जी आपके पास आना चाहती हूँ। कई लोग ये मानते हैं कि अगर हम वाकई एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं और नेटो और ऐसी चीजों को चैलेंज करने के लिए तो रिक मतलब रशिया, इंडिया और चाइना का एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पावर बन सकता है। लेकिन चीन से जो हमारी दिक्कतें हैं वो है अपनी जगह पर, लेकिन अगर रिक को सक्सेसफुल करना है, ब्रिक्स को सक्सेसफुल करना है तो आपको दोनों देशों को एक कमरे में बैठना होगा। ये एक तरीका है इसको देखने का। लेकिन रशिया और इंडिया ये दो ताकत मिलकर क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए और आई एम श्योर आपको ये शहर बहुत सुंदर लगा बहुत होगा। सुंदर। तो देखिए क्या है कि जैसे मेरे दोस्तों ने यहाँ बताया, हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप रूटेड है और हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ हमें काम करना चाहिए और हम लोग कर भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो विजिट है व्लादिमीर पुतिन जी का, ये 3-4 एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस और बहुत अच्छे से इसको देखेगा। उनमें से एक है जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे लाना, फ्रॉम एनर्जी सेलिंग ओनली टू मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मुझे लगता है कि शायद सुखोई जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात जरूर होगी। हाँ। उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है जहां रूस भारत से सीख सकता है, विच इज MSME सेक्टर। हमारे देश में 40 से 50% तक MSMEs का योगदान होता है इकोनॉमिक्स में, जबकि रूस में ये नंबर जो है वो 5-6 के आसपास है। तो बहुत बड़ा स्कोप है। उसके साथ साथ एड्यूटेक को हम अगर देखें, एग्रीटेक को देखें, तो बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इनिशियली जो हमारा रिलेशनशिप बढ़ा, जो G2G से मूव होके वॉर के बाद
पहुंचा सैंक्शंस की वजह से, उसका हमें आर्किटेक्चर अब चेंज करके लॉन्ग टर्म पे लेके जाना चाहिए। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन जी जो हैं वो भारत गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ट्रिप के बाद एक डेफिनेटली न्यू रेवोल्यूशन इज गोइंग टू। बिल्कुल, एक एक दो लाइन में, दिल में तो आज भी हिंदुस्तान धड़कता है, लेकिन आपकी कर्म भूमि रशिया है। दो लाइन में अगर जल्दी जल्दी अपनी बात कहिए कि आप लोग किस तरह से देखते हैं इस रिश्ते को। मैं तो गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं आप, जल्दी से। मैं बोलना चाहूंगा कि बिल्डिंग ब्रिज विदाउट बॉर्डर एंड बुलेट, रशिया और भारत का जो रोल है, हम अब लड़ाई करने के लिए भी आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि हेल्थ, पीपल का जो हेल्थ है, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे बहुत खुशी है कि भारत और रशिया मिलके हम बहुत अच्छा बॉन्ड बना पाएंगे और कर पाएंगे। आप विजिट के बाद आपके गाने के साथ एंड करेंगे, आप जानिए नहीं, जल्दी से। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इतने सोच क्या ऐसी? सोच के नहीं आया ऐसी, बट दिस केम आउट। थैंक यू। लवली सर। मैं यही कहूंगा कि जो हमारी जो दोस्ती है शुरू से लेके अभी तक, ये कायम रहे और हम लोग एक साथ चलें, क्योंकि सलामत रहे दोस्ताना हमारा। हाँ। और दोस्ती इम्तिहान लेती है, वो चल रहा है। What would you say, ma'am, to the friendship? I think that we have to develop friendship between India and Russia because it has a lot of potential in the future. मुझे लगता है कि मॉस्को में शाम में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और भारत और रशिया की दोस्ती की बात हो रही है और व्लादिमीर पुतिन वहां पहुंचने वाले हैं। सबकी नजर इस दौरे पर रहेगी और हम दोनों देशों से ज्यादा दूसरों की रहेगी, जो बहुत करीब से देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है इस मीटिंग में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पहुंच रहे हैं दिल्ली और मैं उससे पहले पहुंच गई हूं मॉस्को, और मॉस्को के ही रेड स्क्वायर से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं जहां पर इतिहास हर ईंट में जैसे मौजूद हो। यहां पर है क्रेमलिन, यही है वो जगह जहां से रूस की सरकार चलाते हैं व्लादिमीर पुतिन, और ये उनका घर है जो पीला वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। इतिहास ने इस रेड स्क्वायर पर न जानी कितनी करवटें ली हैं। यहीं पर सेंट बासिल का ये चर्च है जहां पर हजारों लोग पहुंचते हैं, तस्वीरें लेते हैं। यह ऐतिहासिक जगह है। न जाने कितने रूसी राष्ट्रपतियों को यहां पर सत्ता में आते हुए, सत्ता से बाहर जाते हुए, गोर्बाचेव के ग्लासनोस्ट से पेरेस्ट्रोइका को देखते हुए, येल्सिन के शासन को देखते हुए, व्लादिमीर पुतिन जो कि पिछले 1/4 ऑफ अ सेंचुरी यानी 1/4 सदी से रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। अब देखिए, आज हम यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये भारत दौरा कई मायनों में बहुत अहम है। इम्तिहान, वो इम्तिहान जो दोस्ती लेती है। भारत और रूस का ये रिश्ता, ये बॉन्ड कई दशकों का है, 70 साल पुराना है। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी समझना होगा कि न जाने कितने इम्तिहान आए और उन इम्तिहानों की लिस्ट ही खत्म नहीं होती। और खास तौर पर रूस यूक्रेन की जंग के बाद जब अमेरिका ने एक के बाद एक सैंक्शंस लगा दिए रूस पर, और पश्चिमी देशों ने जिस तरह से रूस की अर्थव्यवस्था की घेराबंदी की, नैतिक रूप से, राजनयिक रूप से अलग थलग किया, और दूसरी तरफ भारत जिस पर यह आरोप लगा दिया ट्रंप सरकार ने कि आप कच्चा तेल खरीद कर आप रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को आप फंड कर रहे हैं, और उसके बाद से जबरदस्त टैरिफ्स भारत पर लगा दिए। लेकिन कहते हैं कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जो टूटने के लिए बनी ही नहीं होती, और शायद इसीलिए भारत और रूस का ये रिश्ता अडिग है, मजबूत है और उसी दमखम के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर 4 और 5 तारीख को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच रहे हैं मॉस्को से, तो ये दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत करने की कड़ी में एक बहुत बड़ा अध्याय माना जा सकता है। किन क्षेत्रों में? एक तो ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि युद्ध के बाद भी अपनी स्थिरता को देखते हुए हम तेल सस्ते कीमतों पर रूस से खरीदते रहे, और दूसरी तरफ रक्षा के क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर हो, क्या काम आया? वही S-400 सुदर्शन चक्र जो हमने रूस से खरीदा था, ब्रह्मोस मिसाइलें, Su-30 जिससे हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, और अब देखिए आने वाले वक्त में 5 और S-400 भारत खरीद सकता है ताकि हम आयरन डोम की तरह अपने देश को सरहदों पर सुरक्षित करें एयर डिफेंस सिस्टम से। और ये सारे रक्षा सौदे आज भी रूस के सबसे बड़े रक्षा आप समझ सकते हैं खरीदार के तौर पर भारत की अलग पहचान है, और इसीलिए आज पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं। आपको पता है अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों में पूरा यूरोप, अरब देश, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर विश्व कूटनीति के मंच पर यह सबसे बड़ी बैठक बताई जा रही है। अगर व्लादिमीर पुतिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद किसी देश में पहुंच रहे हैं तो वो चाइना के SCO के बाद भारत है, और इसीलिए सबकी नजर टिकी हुई है
कि क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक नया कैलेंडर भी साथ आ रहा है। क्या मल्टीपोलैरिटी में भारत और रूस ये मिलकर तय कर रहे हैं कि हम पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आएंगे, हम अपने देश के हित में जो हमें रक्षा सौदे करने हैं, जो हमें रिश्ते रखने हैं, व्यापारिक हो, कूटनीतिक हो, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए आज चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे खाड़ी देश हो, इन सब ने बहुत कड़ी निगाह बनाई हुई है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस भारत दौरे पर। कुछ रिश्ते ना सीजनल होते हैं, मौसमी होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अटूट रहते हैं क्योंकि उनकी जड़ें कई दशकों में बनी होती हैं। और इसीलिए देखिए, भारत और रूस का रिश्ता कई स्तर पर इतना गंभीर तरीके से भी जुड़ा हुआ है। अगर ये सिर्फ आम लोगों के मिलने जुलने और खुशियों की बात नहीं है, ये है ऊर्जा के क्षेत्र में। जब चुनौतियां भारत के सामने आई कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे विश्व में अगर क्रूड के कीमतों को लेकर, तेल की कीमतों को लेकर एक अस्थिरता पैदा हो रही थी, तो हमने सस्ता तेल जो रूस ने हमें दिया वो हमने खरीदा। हमने अपनी आर्थिक शक्ति को, अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं होने दिया, ढहने नहीं दिया, क्योंकि हम रूस के साथ ऊर्जा व्यापार करते रहे, तेल खरीदते रहे। वहीं अगर आप रक्षा के क्षेत्र में देखिए, इस दोस्ती की कीमत को समझिए। ये दोस्ती क्या कहती है? हमने ये तय किया कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर, जब पाकिस्तान को हमने करारा जवाब दिया था, किससे दिया था? S-400 सुदर्शन चक्र किससे खरीदा है हमने? रूस से। और ऐसे में चाहे वो Su-57E हो, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे Su-30 हो, जिससे ये ब्रह्मोस हमने पाकिस्तान पर गिराए, भारत को निर्णायक जीत मिली ऑपरेशन सिंदूर में। ये तमाम रक्षा सौदे, हमारी रक्षा मजबूती रूस और भारत के इस रिश्ते से आती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज आप एक अनूठा विश्लेषण देख रहे हैं भारत और रूस के रिश्तों का। इसीलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इस विश्लेषण में कहानी भी है, रोमांच भी है, किरदार भी है, ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, इतिहास भी है, रक्षा सौदे भी हैं, ऊर्जा के सौदे भी हैं, और ये आपके लिए एक अनूठा मौका है। ये है भारत और रूस का ये रिश्ता नाता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और आज जब मैं रशिया में मॉस्को के इस रेड स्क्वायर पर मौजूद हैं, तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि भारत और रूस के रिश्तों की जड़ें कहां तक हैं। जी हाँ, ये दो ऐसे देश हैं जिनके बारे में कहा जाता, अंग्रेजी की कहावत है ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जब जब जरूरत पड़ी, जब जब बड़े बड़े इम्तिहान हुए, तो दोस्ती काम आई। और इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्ती इम्तिहान लेने वक्त काम भी आती है, और दोस्ती खुद भी इम्तिहान लेती है। आप देखिए कि रूस यूक्रेन जंग के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसी के साथ साथ आप देखिए कि ट्रंप ने जो हम रूस से कच्चा तेल खरीद रहे थे, जिसकी वजह से इतने जबरदस्त टैरिफ्स हम पर लगाए, इन सब के बावजूद पहली बार उसके बाद, इन 3 बड़ी घटनाओं के बाद, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। तो इस दोस्ती का इम्तिहान भी है। ये भारत और रूस को तय करना है, और खास तौर पर भारत को, कि हम अन्य कई पश्चिमी देशों की नाराजगी किस हद तक मोल लेने को तैयार हैं, मोल लेने को। वहीं दूसरी तरफ रूस इस रिश्ते में कितनी जान डालने की, या नए सिरे से और क्या कुछ भारत के लिए करने को तैयार है, इन सब का इम्तिहान होने वाला है। लेकिन हाँ, वही साथी है रूस जो हर मुश्किल वक्त पर, हर बड़े मंच पर भारत के साथ अटूट खड़ा रहा है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए, कई रिश्ते आए, कई दोस्ती कई सारे ऐसे देशों के साथ हमारे हैं, लेकिन जो रिश्ता भारत और रूस के बीच का है, उसका कोई सानी नहीं है। आप सोचिए
कि कच्चे तेल की खरीद को लेकर रूस से जो भारत पर जबरदस्त टैरिफ्स लगे, उसकी वजह से एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर थी, एक आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार पश्चिमी देशों के सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर आज भी रूस और भारत ये जानते हैं कि ये रिश्ता अडिग है, ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, तो उसी भरोसे का ये आधार बनकर आगे ये रिश्ता जा रहा है। India, very, very tough, very, very tough. Putting secondary sanctions on India. We were not happy with them buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people. ये वो वक्त था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ चुका था। आप सोचिए कि कूटनीतिक रूप से बहिष्कार, आर्थिक रूप से घेराबंदी, नैतिक रूप से चारों तरफ से तिरस्कार, इन सब का रूस सामना कर रहा था। और ऐसे घड़ी पर भारत ने यह तय किया कि हम रूस को लेकर सख्त रुख नहीं अपनाएंगे। हम ये तय करेंगे कि भारत के हित में क्या है। अगर हमें रक्षा सौदे करने हैं, अगर हमें तेल के सौदे करने हैं, तो हम वो करेंगे क्योंकि वो भारत के हित में है। और यही रूस के साथ ऐसे वक्त पर हमारा खड़ा रहना इस तरह से काम आया है कि रिश्ते में एक मजबूती आई। आप सोचिए कि अमेरिका ने तो 50% टैरिफ लगा दिया कि आप जो तेल रूस से खरीद रहे हैं उसकी वजह से यूक्रेन पर ये युद्ध रूस कर रहा है और यूक्रेन को तबाह कर रहा है। इन तमाम आरोपों को झेला, टैरिफ में इजाफा हुआ, लेकिन बावजूद इसके हम रूस के साथ अडिग खड़े रहे। और यही बताता है कि भारत अपने कूटनीतिक फैसले किसी के दबाव में नहीं लेता है, लेकिन हाँ, अगर कोई देश हमारे साथ खड़ा रहता है तो मुश्किल घड़ी में हम भी उसके साथ, मॉरल लेक्चर कोई कितना भी दे, खड़ा रहना जानते हैं। किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। कई देश इस बात को भी समझने में चूक गए कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो सिर्फ किसी कूटनीतिक फायदे की मजबूरी से नहीं है। मतलब ऐसे रिश्ते होते हैं ना जो मजबूत बनते हैं लेकिन वो फायदे की मजबूरियों के बीच में रहते हैं। लेकिन भारत और रूस का रिश्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता हो पुतिन के साथ या फिर इसके पहले जो राष्ट्राध्यक्ष दोनों तरफ से रहे, 7 दशक लगे हैं इस रिश्ते को इतना मजबूत करने में। और ये हमेशा याद रखिए, हम इस वक्त रेड स्क्वायर में मौजूद है ना, मॉस्को में, इधर क्रेमलिन है, यहीं पर पुतिन और रहते हैं, उनका पूरा सरकार चलता है। और यहाँ पर ये रेड स्क्वायर मतलब ऐतिहासिक ये जगह है। ना जाने कितने रूसी राष्ट्रपतियों को बनते और टूटते हुए इन जगहों ने देखा है और वो गवाही इसकी देते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतिहास सिर्फ तालियां किसने कितनी बजाए इस पर निर्भर नहीं करता है। इतिहास इस बात से बनता है कि कौन मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहा, कौन मुश्किलातों के बीच हड़बड़ाया नहीं और डगमगाया नहीं। इस रिश्ते को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मूल मंत्र यही है। वो ये है कि दोस्ती सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं निभाई जाती है, बल्कि आम लोगों के हितों को आधार बताकर। और ये हित तय कैसे होते हैं? ये एक देश के आत्मसम्मान से तय होते हैं। और उसी आत्मसम्मान की जब बात आती है तो भारत अपने आत्मसम्मान के साथ किसी के हाथ समेटने से दब नहीं रहा है। और वैसे ही रूस भी अडिग खड़ा है। अगर आप देखिए तो व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति के लिए भारत क्या है? भारत एक ऐसा दोस्त है जो तमाम चुनौतियों के बीच भी साथ खड़ा रहा, जो उस खेमे में नहीं गया, जो रूस को लेकर लगातार विरोधी रहे। और यही बात तय करती है कि दोनों देशों का रिश्ता कैसे आगे बढ़ा है। ये रिश्ता किसी तीसरे देश को मजबूत या कमजोर करने के लिए नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा, ये अपने हित के लिए है, ये अपने आत्मसम्मान के लिए है, ये उस पुराने नाते के लिए है जिसके आधार पर दशकों से बनी ये दोस्ती की नींव आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी है। और हमेशा याद रखिए कि अगर वो मजबूत नींव इतिहास में है भारत रूस के रिश्तों की, तो जो मौजूदा नेतृत्व है दोनों देशों का, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों की दोस्ती, दोनों का तालमेल भी इसमें बहुत बड़ा है।